Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 6 The Foundation of the Mughal Empire from Babur to Akbar 1526 to 1605। So students, आज हम हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। So look at this video and listen carefully. In the previous chapter we learned how the Turk Sultanate defeated powerful and small king to establish a large sultanate in Delhi. The Delhi Sultanate ruled India for about 200 years. Its past dynasty was the Lodhi dynasty, which was weak. As a result, the country was again divided into many small kingdoms. बच्चों, आपने पिछले पाठों में पढ़ा है कि तुर्क सुल्तानों ने छोटे बड़े कई राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की थी और लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। शासन करने वाला अंतिम वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थिति कमजोर थी। उन दिनों पूरे भारत में फिर से कई छोटे बड़े साम्राज्य बन गए थे। अब हम देखेंगे बाबर 1526 से 1530 तक। लुक एट दिस वीडियो, लेट्स सी। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, है ना। जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। When he was 13 years old, he inherited the small principality of Fargana in Central Asia from his father. जो बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था और वह 13 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा था। So he was young and inexperienced, so his appointment drove him out of Fargana. He tried many times to recapture his kingdom, but failed. So he turned his attention to Kabul, congregating in the kingdom and establishing his rule there. He then tried to expand his empire, but he could not defeat the kings of Central Asia. At that time, North India was divided into many small kingdoms ruled by the Rajput kings. The Delhi Sultanate was ruled by the Lodhi Sultanate. One of its governors in Punjab, Daulat Khan, wanted to overthrow Sultan Ibrahim Lodhi, so he invited Babur to invade Delhi. उस समय क्या था कि जो बाबर थे वो 13 साल की उम्र में फरगना के गद्दी पर बैठ गए थे, और लेकिन उनकी जो क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, उनकी उम्र कम थी। इसीलिए उनकी उम्र का लाभ उठाकर उसके विद्रोहियों ने उसे फरगना से बाहर कर दिया और बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, मगर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। फिर मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसलिए बाबर को वहां कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासन था। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सल्तनत काल में सबसे अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासन था। इसी समय बाबर को पंजाब के जो सूबेदार दौलत खां ने जो इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना चाहता था, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण किसने दिया? दौलत खां ने, है ना। जब इब्राहिम लोधी का शासन था, किसे बुलाया? बाबर को बुलाया। स्टूडेंट्स, बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बाबर फॉर इब्राहिम लोधी ऑन दी battlefield of Panipat in 1526. Although his army was small, Babur was a good general and his soldiers were well trained and experienced in warfare. They had guns and cannons which the Indian ruler did not possess. His cavalrymen were also good archers. Babur's army was thus able to defeat the army of the Delhi Sultan. So students, in this picture of the army, can you understand some new weapons coming to India at that period?
सेना के जो आप लोग अपनी बुक में चित्र देख रहे हैं, सेना के इस चित्र में आप उस समय भारत में आने वाले कुछ नए हथियारों को पहचान सकेंगे। उस समय बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और बाबर के पास क्यों हराया था उन्होंने? क्योंकि बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल तीरंदाजी घुड़सवार भी थे जो लोदी की सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी किंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, इसीलिए बाबर की जीत हुई। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ? देन आफ्टर द बैटल बाबर्स जनरल्स वांटेड टू लूट द वेल्थ ऑफ द दिल्ली Sultanate and return to Kabul, but he wanted to stay back and establish an empire. He defeated several other smaller kings and annexed their kingdom to his growing empire. तब क्या हुआ? बाबर के सरदार भारत में धन और खजाना लूटकर क्या करना चाहते थे? काबुल लौटना चाहते थे। किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहते थे और अपनी विजय को बनाए रखने तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि बाबर क्यों आए थे भारत? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। एंड अब देखते हैं हम बाबर एंड राणा सांगा। ये राणा सांगा और बाबर कौन से युद्ध में एक दूसरे के समक्ष थे? इन दोज डे राणा सांगा वॉज द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़. He tried to stop Babar's advance and many Rajput chiefs and Afghan nobles joined him in battle. Rana Sanga was an experienced and heroic leader who headed an army that was much bigger than Babar's. When they saw the Rajput prepared for battle, Babar's soldiers were demoralized. They did not want to face the Rajput armies. Babar tried to raise their morale. He took a vow to give up drinking. He also gave a stirring speech. My brave warriors, all of us who are born in this world have to die one day. Fight with courage. If we win, we can establish an empire. If we die in battle, we die as martyrs. To die with horrors is better than to live in disgrace. So, बाबर और राणा सांगा ने कौन सा युद्ध में लड़ाई की थी? बाबर उन दिनों क्या था? राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत था, राजपूत राजा था और एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया था, क्योंकि बाबर क्या कर रहे थे? भारत की ओर बढ़ रहे थे। राणा सांगा अनुभवी एवं कुशल सेना नायक थे। उसने उनके साथ जो कई राजपूत राजा और अफगान सरदार मिल गए थे। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज़्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई थी। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। उन्होंने क्या कहा? बाबर ने भविष्य में कभी भी शराब न पीने का संकल्प किया था। उसने सैनिकों को एकत्र कर एक जोशीला भाषण दिया। उन्होंने क्या कहा था कि वीर सैनिकों, किसने कहा? बाबर ने कहा, अपनी सेना से कहा, वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा, यदि मारे गए तो शहीद होंगे। सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन से कहीं अच्छा होता है। ऐसा उन्होंने भाषण दिया। बाबर के भाषण का उनके सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ और जिसमें राणा सांगा की हार हुई। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि राणा सांगा कौन थे और कौन से युद्ध में हारे थे। देन फाइट बाय दिस इस स्पीच, जो बाबर ने क्या कहा था कि हम विजयी होंगे।
यदि हम अपने हार के बारे में ना सोचें, है ना। He was fond of gardens and had several gardens in the Mughal style head off across his kingdom. He also wrote a detailed account of his life experience in his autobiography, written in Turkish under the title Turk Tujk-e-Babri. Tujk-e-Babri, it is popularly known as बाबरनामा। आपको पता है कि जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार पूर्वक अपनी आत्मकथा में लिखा है। यह तुर्की भाषा में है और इसका नाम तुज्क-ए-बाबरी है। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं रहा था और इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित किया था। और बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बगीचे बनवाए थे। सो स्टूडेंट, डू यू नो, क्या बता सकते हैं बाबर की सेना के पास ऐसा क्या था जो लोधी सुल्तान की सेना में नहीं था? और आपके विचार में बाबर ने भारत में साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय क्यों किया होगा? एंड बाबर को इब्राहिम लोदी से ज्यादा खतरा राणा सांगा से क्यों लगा था? आप लोग इसे जानने का प्रयास करें, क्यों ऐसा रहा होगा। देन अब हम देखते हैं हुमायूं। बाबर के बाद है हुमायूं। हु वाज हुमायूं? हुमायूं कौन था? लेट्स सी। हुमायूं 1530 to 1556। After Babar's death, his eldest son Humayun ascended the throne. He found it difficult to govern the territories captured by his father. He did not get any support from his brothers and the Sultan of Gujarat. The Rajput kings and Afghan nobles also opposed him. Humayun was able to capture Malwa and Gujarat, but he could not establish his control over eastern India. He was defeated by Sher Shah, the Afghan Sardar of his region, and was forced to flee from India. Humayun wandered around for 15 years and was given shelter by the Shah of Iran. He recaptured Delhi in 1555 with the Shah's help and re-established Mughal rule in Delhi. But he died in 1556 when he slept on the stair of his library in Purana Kila in Delhi. बच्चों, जो हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना और पिता की जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफ़ी कठिनाई आई थी। हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के जो सुल्तान थे वो राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा था उन्हें, और वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा था। किंतु क्या हुआ? पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेरशाह ने उसे हरा दिया था। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से भागना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता रहा और उसने ईरान के शाह की शरण ली थी और उसकी मदद से सन 1555 में फिर से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सन 1556 में दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। सो स्टूडेंट्स, जो हुमायूं थे, हुमायूं ऐसे शासक थे जो 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ था, है ना। 2 बार उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य को संभाला। देन उनका जो सामना था वो किन से हुआ था? शेरशाह सूरी से हुआ था। शेरशाह सूरी से वो हार गए थे और लगभग 15 सालों तक भटकते रहे। फिर से उन्होंने दोबारा राजगद्दी प्राप्त की। देन अब देखते हैं कि हमने
जो शेर शाह सूरी के बारे में बताया था, ये शेर शाह सूरी कौन थे? शेर शाह सूरी 1540 to 1545. Sher Shah was an Afghan Amir from Bihar. He was the son of the Afghan Jagirdar of Sasaram in Bihar. He defeated several big and small Rajput and Afghan Jagirdars. आप यह जानते ही हैं कि हुमायूं को बिहार के शेर शाह नाम के अफगान सरदार ने हराया, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया, शेर शाह ने उन्हें हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शेर शाह एक अफगान सरदार का पुत्र था और बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर थी। उसने कई छोटे बड़े राजपूत और अफगान सरदारों को भी हराया था। किसने हराया था? शेर शाह जी ने। शेर शाह इंट्रोड्यूस्ड many reforms to strengthen his kingdom. He paid special attention to construction, roads and building, rest house and jails. One of his officials, Raja Todarmal, assigned him in several land reclamation projects. He also introduced new currency, including copper coins known as dam and silver coins known as rupiah. Many of these reforms were later adopted by अकबर. शेर शाह ने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए थे और उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोडरमल, उन्होंने भू सुधार कार्यों में, मतलब भूमि सुधार कार्यों में बहुत सहयोग दिया था। और शेर शाह के शासन में जो है सड़कें, सराय और जल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था, ताकि जो है आम जनता को सुविधाएं प्राप्त हो सके, जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया था। शेर शाह ने नए सिक्कों का चलन प्रारंभ किया। पहला था तांबे का सिक्का एंड जिसे दाम कहते हैं, तथा दूसरा चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहते थे। उसने सासाराम में अपने लिए एक भव्य मकबरा भी बनवाया था। इसके समय में सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया था, लेकिन शेर शाह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। सन 1545 में कालिंजर दुर्ग में आक्रमण के समय उनकी मृत्यु हो गई। इस पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, सासाराम, बिहार। इनका जो मकबरा है वो सासाराम, बिहार में है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे अकबर। हु वाज अकबर? अकबर कौन थे? Akbar 1556 to 1605. When Humayun died, his son Akbar was a young boy like all of you, but Bairam Khan, one of Humayun's trust officers, crowned him king. This was an enormous responsibility for the young Akbar. He ruled with the help and guidance of Bairam Khan until he reached adulthood. After that he took over the reins of his empire and ruled in successfully till his death. जो अकबर थे, अकबर कौन थे? अकबर हुमायूं के पुत्र थे। पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बहुत ही छोटे थे, लगभग क्या है, आप लोगों की उम्र के ही थे। हुमायूं के विश्वास पात्र जो थे बैरम खान जी थे। बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया था। बालक अकबर के लिए यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। बालिग होने तक अकबर ने अपने संरक्षण बैरम खान की देख रेख में राजकाज किया था। फिर उसने शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली तथा योग्यता पूर्वक शासन किया था। सो आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो है अकबर ने अपना राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था, है ना। अकबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उसने आसपास के क्षेत्रों में विजय अभियान शुरू किए और उसकी सेना के बहुत बड़ी तेजी से जो है पूरे उत्तर भारत पर विजय पा ली थी। सन 1561 में मालवा, 1564 में गोंडवाना, 1568 में चित्तौड़ और 1572 में गुजरात और 1574 में बंगाल मुगल साम्राज्य के भाग बन गए। फिर सन 1586 से 1600 के बीच कश्मीर, सिंध, कंधार, ओडिशा और दक्षिण में बरार, अहमदनगर और खानदेश भी साम्राज्य में मिला लिए गए।
आप लोग इस मैप में 6.1 में आप लोग देख सकते हैं कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें पिंक कलर से जो है शैडो है वो क्या है, ये सब बाबर के ही राज्य थे। सो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि अकबर ने इतने बड़े राज्य जो है मुगल साम्राज्य को कैसे संभाला और इतना जो है राज्य विस्तार कैसे बढ़ा लिया? लेट्स सी। सो आपने तो स्टोरी पढ़ी होगी अकबर एंड बिरबल की। ये वही अकबर है जो कि अपने राज्य का इतना बड़ा विस्तार किए थे। एम्पायर एक्सपेंशन है ना, राज्य विस्तार उन्होंने, हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से कहाँ तक किया था। सो Akbar wanted to build an empire in which important and powerful people from all over India and all walks of life could not tribute. In the beginning, all his senior officers and generals were people from Iran or Turkey. He began appointing India's Muslims to this post, especially those belonging to the families of Sufi Sant and Afghan Jamidars. He also wanted to appoint the defeated Rajput king as promised to return their kingdom if they accept his. So he promised them high post, saying there would be no discrimination on the basis of religions. आप लोग जानते हैं अकबर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसका भारत के सभी महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग साथ दे सके। शुरू में उसके जो प्रमुख अधिकारी व सेनापति बाहर से आए, तुरानी या ईरानी लोग थे। धीरे धीरे अकबर ने भारतीय मुसलमान, खास करके वे लोग जो सूफी संतों के परिवारों के थे और अफगान जमींदारों को सल्तनत का अधिकारी बनाया। वह राजपूत राजाओं को भी अपना अधिकारी बनाना चाहते थे। इसके लिए उसने राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया। उसने राजपूत राजाओं से वादा किया कि अगर वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो वह उनका साम्राज्य लौटा देंगे। उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए जाएंगे और वह किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देन आफ्टर, तब उन्होंने कैसे इतने बड़े परिवार जो है राज्य को इतना विस्तार कैसे किया होगा? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? ही मैरिड सेवरल राजपूत प्रिंसेस टू strengthen his alliance with the Rajput kings. The princes were free to follow their religion ever after marriage. He helped Raja Baharmal of the Kachwa dynasty of Amir near Jaipur by appointing his son Bhagwan Das and grandson Man Singh to high ranks in his service. Raja Bahram gave his daughter's hand in marriage to Akbar. This matrimonial alliance and Akbar's diplomatic policy on him the loyalty of the Rajput, who accepted his authority. The only exception was Rana Pratap of Mewar, who continued to defy him. हमने आपको क्या बताया, उन्होंने इतने बड़े राज्य का विस्तार कैसे किया? उन्होंने क्या किया? राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसने जो है जयपुर के पास स्थित आमेर के जो कछवाहा वंश के राजा भारमल की सहायता की तथा उसके पुत्र भगवान दास तथा पोते मानसी को शाही सेवा में ऊंचे पद दिए थे। राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर दिए और शादी के बाद भी राजपूत रानियों को संपूर्ण धार्मिक आज़ादी थी। अकबर की राजपूत नीति के कारण अनेक राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता भी स्वीकार कर ली और उनसे दोस्ती कर ली। मेवाड़ के राणा प्रताप को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि ऐसे जो है भेदभाव नहीं करना, है ना, सभी धर्मों को मान्यता देना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना। उन्होंने मतलब ऐसी नैतिक जो है नीतिपूर्ण अपना व्यवहार किया था, है ना। इसीलिए क्या उन्होंने क्या किया था कि जो है
वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसीलिए जो आसपास के जो राजा हैं और भी जो उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, और इस प्रकार उन्होंने अपना जो है राज्य विस्तार किया। अब हम देखते हैं अकबर एंड राणा प्रताप। Akbar and Rana Pratap. In 1576, Akbar sent a huge army to Chittorgarh under the command of Raja Mansi and Princess Salim to fight Rana Pratap. The battle between the two armies took place in Haldi Ghati. The Mughals won, but Rana Pratap refused to acknowledge defeat. He sought shelter in the hilly regions of Chittorgarh and continued to resist the Mughals throughout his life. He recognized his army with money given to him by Bhama Shah. His minister is Mewar. He also successfully re-established his hold over several parts of his kingdom. Through such policies, Akbar was able to include Indian Muslim Rajput kings and others in his administrations beside people for Turkey and Iran. बच्चों, आप लोगों को पता है अकबर और राणा प्रताप कौन थे? सन 1556 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसी एवं राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी थी, और मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी हो गई, किंतु राणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी और वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मीन्स जो है अपने मृत्यु तक क्या किया था? मुगलों से संघर्ष करते रहे, और उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ के भामा द्वारा उन्हें जो है समर्पित धन से अपनी सेना का पुनः संगठन किया था, और अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार फिर से स्थापित करने में राणा प्रताप भी सफल हो गए थे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रानी दुर्गावती और अकबर। ये जो है रानी दुर्गावती कौन थी? नेक्स्ट वीडियो में हम रानी दुर्गावती और अकबर की जो है शासन व्यवस्था देखेंगे, एंड अकबर का जो है शासन व्यवस्था एंड मनसबदारी सिस्टम, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। टू बी कंटिन्यू। ओके, टेक केयर।